नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन के इस खास पेशकश यानी चुनावी चकल्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नवीन कुमार भी इस खास पेशकश में आप सभी के लिए मौजूद रहेंगे। और दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का हमारा मुद्दा एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव है। महाराष्ट्र चुनाव, नवीन आज दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लिस्ट जारी कर दी है 65 उम्मीदवारों के नाम का, उसमें ऐलान किया है। तो पहले यह समझा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के साथ डबल गेम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कांग्रेस को ज्यादा दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाएंगे या एआईएमआईएम यानी ओवैसी के साथ तो नहीं चले जाएंगे महाविकास अघाड़ी छोड़कर। मगर अभी तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी, जैसा कहा जा रहा था कि संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की हो, चाहे उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जो खबरें अचानक फ्लो होने लगी थी, अघाड़ी में जो टेंशन की बातें जो चलने लगी थी, तो उन सभी पर अब विराम लग चुका है। और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट ने 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो महाविकास, साथ ही साथ आपको बता दूं कि संजय राउत ने यह भी कहा है कि तीनों सबसे बड़े दल जो है महाविकास अघाड़ी में यानी एनसीपी शरद गुट, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी 85 उम्मीदवारों के ऐलान करेगी, यानी 85 सीटों ऐलान कर दिया है। ऐलान कर दिया है, मतलब कि 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तीनों बड़े दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी टोटल अगर ऐड कर लें तो 255 होते हैं। और बची जो सीटें, क्योंकि टोटल सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में 288, बची सीटों पर क्या फैसला होगा, महाविकास अघाड़ी क्या फैसला लेता है, ये तमाम बड़ी बातें होगी। नवीन, आज इस उद्धव ठाकरे गुट के फैसले को कैसे देखते हैं, इस कदम को? सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उद्धव ठाकरे गुट ने। अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, अभी ये फैसला हो गया है कि महाविकास अघाड़ी में तीनों दल, जो तीन बड़े दल है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों पार्टियों में एक समन्वय हो गया है, एक फैसला ले लिया है कि 85 सीटों पर उन्होंने निर्णय ले लिया है, उनके कैंडिडेट इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या ये सीटें इन पार्टियों के खाते में गई है। यानी कि 288 में से 85 255 सीटों पर एनडीए ने फैसला ले लिया है। बची 33 सीटों पर अभी भी चर्चा जारी है और इस चर्चा में ऐसा बताया जा रहा है, रोहन, कि समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दल जो हैं उनसे भी बात हो रही है, शायद उनमें इन सीटों को बांट दिया जाए। समाजवादी पार्टी 102 सीटें वहां लड़ती है, आबू आजमी वहां से विधायक है, 12 सीटों की मांग इस बार रखी है। हाँ, वो मांग कई दलों ने अलग अलग रखी है, जैसे अठावले ने भी अपने दूसरे महायुति से मांग रखी है। तो सभी दल अपने चुनावी जो है ये माहौल है, इसमें सभी अपनी अपनी डिमांड रखेंगे। लेकिन आज जो बड़ा फैसला जिसको लेकर के काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी बातें सामने आ रही थी हरियाणा के नतीजों के बाद में कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है और कांग्रेस पर जो वहां के दोनों दल हैं वो जरूर इस पर सीटों को लेकर के दबाव बनाएंगे। हालांकि कांग्रेस की बात इसमें इसलिए ज्यादा मजबूती से रखी जाने वाली ऐसे कयास लग रहे थे कि कांग्रेस अपनी बात ज्यादा मजबूती से रखी, ज्यादा सीटें मांगेगी, क्योंकि दोनों ही दल डिवाइड हो चुके हैं, दोनों ही दल जो है में बंटवारा हो गया है। और नंबर ऑफ सीट्स को देखें, अगर वर्तमान में विधानसभा के अंदर, तो कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक है विपक्ष में, और कांग्रेस विपक्ष के नेता की भी मांग लंबे समय से करती रही, जैसे ही अजीत गुट अलग हुआ था एनसीपी से। तो इसलिए कांग्रेस का दावा थोड़ा सा मजबूत था। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद ऐसे कयास लगने लगे कि शायद कांग्रेस कमजोर हुई है, सीनियर से जूनियर की भूमिका। हाँ, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने एक अलग तरीके से इस चीज को सुलझाया। दिल्ली में बैठक हुई, पिछले 3 दिनों से दिल्ली में बैठक हो रही है, नाना पटोले से लेकर के जो भी कांग्रेस के बड़े नेता है वो वहां लगातार दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं। फिर वो महाराष्ट्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में एक अलग बैठकें चल रही है, वहां बैठकों का सिलसिला अलग चल रहा है, एमबीए के लोग वहां मिल रहे हैं, संजय राउत के घर में बैठक हो रही है, कई शरद पवार के यहाँ बैठकें हो रही है। तो काफी लंबे समय से डिसाइड हो रहा था कि सीटों पर जल्दी फैसला ले लिया जाए और ये फैसला आज हुआ है। लेकिन नवीन, यहाँ एक पॉइंट में उठाना चाहूंगा, ये कि कांग्रेस आला कमान तो तमाम बैठकें कर रही थी, महाराष्ट्र के नेताओं के साथ भी बैठकें हो रही थी, लेकिन आपसी समन्वय पिछले काफी समय से, पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम हम देख रहे थे, आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा था महाविकास अघाड़ी में। तो क्या शरद पवार ने कुछ अंदर से कुछ संदेश बड़ा देने की कोशिश की है? पवार एक्टिव तो नहीं हुए हैं, पवार मतलब, क्योंकि सबसे बड़े खिलाड़ी महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र के नहीं, वैसे तो उन्हें सबसे बड़ा चाणक्य कहा जाता है चुनावी राजनीति में, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति, क्योंकि आप देखिए संजय राउत, जयंत पाटिल और नाना पटोले तीनों ने एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्हीं नाना पटोले और संजय राउत के बीच अभी हाल ही में नोकझोंक की खबरें जो आई थी। देखिए, मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र की राजनीति में
सबसे बड़े केंद्र बिंदु जो है वो पिछले 2-3 दशकों से शरद पवार रहे हैं। मतलब हम माने कि बाला साहब ठाकरे का अपना एक वर्चस्व रहा वहां की राजनीति में, लेकिन शरद पवार ही एक ऐसे नेता रहे जो कि सीटों को लेकर के इधर से उधर फ्लक्चुएशन जो है वो पवार के हाथ में हमेशा रहा। किस पार्टी के साथ में कितना समन्वय कैसे बैठाना है, इस गणित को बहुत अच्छे से शरद पवार समझते हैं। शरद पवार को हालांकि पिछले कुछ दिनों में काफी झटके लगे, अपने खुद के भतीजे ने पार्टी तोड़ दी और गठबंधन से अलग हुए। इसके बाद जो है ऐसा माना गया कि शरद पवार शायद राजनीति से संन्यास ले लिया है और अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन पवार ने अपने आप को दोबारा जो है लोकसभा चुनाव में हमने देखा भी, बिल्कुल ये साबित कर दिया कि अभी जो है उनका सिक्का महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है और चलता रहेगा। आप बात कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी की जो गठबंधन की बैठकों में पवार की भूमिका को लेकर के, तो इसमें पवार की भूमिका भी जरूर होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हरियाणा के नतीजों के बाद एक सबक जरूर लिया है। अब वो आती हुई सत्ता को किसी भी तरीके से ढुलाने में या उससे पीछे हट जाने में या उसको गवा देने के किसी भी स्थिति में नहीं रहना चाहती है। उसने कोशिश उसकी लगातार है हरियाणा के नतीजों के बाद कि अब जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको सभी को राजी करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और अब जो है पॉजिटिव एटीट्यूड में काम करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। जैसे आप देखेंगे थोड़े दिन पहले बड़े तेज स्वर के अंदर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की बात आ रही थी कि हम बड़े दल हैं, हम बड़े दल है, गठबंधन में हम सबसे बड़े दल हैं, हमारी सीटें ज्यादा हैं, हम ज्यादा सीटें लेंगे। लेकिन हरियाणा के बाद वो स्वर जो थे नेताओं के थोड़े से धीमे हुए। फिर उसके बाद पार्टी ने भी अपने आप ये निर्णय लिया कि अब समन्वय बैठाना पड़ेगा, सभी को बराबरी की सीटें देनी पड़ेगी और उसके साथ ही हम यहाँ विजय लेंगे। तो विजय जीत जो लेना एक राज्य के अंदर अभी कांग्रेस के लिए फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी है, वो उसके लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। इसलिए जो है ये बैठक जो आज सक्सेसफुल हुई है और अभी 33 सीटों पर क्या निर्णय होगा आने वाला वक्त बताएगा। जी, आपने जैसा कि जिक्र किया 33 सीटों का, मैं उसी पर आने वाला था। अभी दोस्तों ओवैसी फैक्टर की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव, सपा ने 12 सीटों पर दावा ठोका है और एमवीए की बैठक में ही अखिलेश ने 4 सीटों, मुंबई की 4 सीटों पर तो उसी समय उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया था। तो बची जो 33 सीटें हैं उसमें अखिलेश को कितनी सीटें मिलेंगी? 12 की उन्होंने मांग रखी है, क्या लगता है कांग्रेस राजी होंगे? क्योंकि राहुल गांधी राजी होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस को इतनी पावरफुल बनाने के बाद हरियाणा में सपा को नकार दिया गया कांग्रेस द्वारा, जम्मू कश्मीर में नकार दिया गया, महाराष्ट्र में कांग्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। बिल्कुल, और महाराष्ट्र में सपा का जनाधार रहा है पहले से। जी बिल्कुल, और यदि अगर बड़ा दिल नहीं दिखाती है कांग्रेस तो ये अपने आप में एक बड़ी गलती होगी। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें बहुत ज्यादा हैं और जो सीटें सपा जीती है वो भी मुस्लिम बहुल सीटें ही हैं और वहां पर मुस्लिम वोट को बांटने के लिए कई सारे दलों में एक जो है होड़ मची हुई है। जैसे कि अभी आप देखें तो जो ऐसे धड़े रहे जो कि मुस्लिम वोट जहां पड़ते रहे, जैसे एनसीपी, तो एनसीपी के अंदर अब एनसीपी जो है महायुति में जाकर के मिल गया है। महायुति में एनसीपी के मिलने से जो है जो वोट इधर एनसीपी और कांग्रेस में जाने थे वो कहीं ना कहीं वहां कुछ न कुछ ये हमें देखने को मिला है। छगन भुजबल बड़े नेता है वहां उस ग्रुप के अंदर, जो है अजीत पवार खुद बड़े नेता है और उनके अलावा प्रफुल्ल पटेल है, बहुत सारे नेता वहां एनसीपी में ऐसे हैं। आप देखेंगे नवाब मलिक जो थे वो भी उसी गुट में है और इस वक्त वो जो है जो अलग है, लेकिन ऐसे काफी नेता एनसीपी के उस धड़े के अंदर है जो कि कांग्रेस और शरद पवार गुट का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम तो हमेशा दावत खोलती है वहां पर आकर के, तो वो भी खेल बिगाड़ेंगे। बाकी कुछ जो है बहुजन विकास अघाड़ी हो गए, रामदास अठावले के कुछ जो है पार्टी हुई, तो ये सब ऐसे दल है जो मुस्लिम वोटरों में भी अपनी अच्छी पैठ रखते हैं। कम से कम वो जीत ना पाए लेकिन खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे में सपा को साथ लेना कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 से 4 सीटें जो अभी सपा के पास में है, 2 सीटें सपा के पास में वहां पर है और बाकी सीटों पर वो प्रभावित कर सकती है वोटरों को, तो उन सीटों पर किसी भी तरीके का रिस्क लेना महाविकास अघाड़ी के लिए जो है वो खतरनाक हो सकता है। तो उन्हें ऐसा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और समाजवादी पार्टी को वहां सीटें देनी चाहिए ताकि वो हर एक फैक्टर में
अपने आप को परफेक्ट साबित कर पाए और सीटों को निकाल पाए। बिल्कुल नवीन, जहां तक मैंने महाराष्ट्र की राजनीति को पढ़ा और समझा, मेरा यही मानना है, देखिए अखिलेश यादव सपा का जनाधार तो पहले से ही रहा है। 2009 के महाराष्ट्र चुनाव को आप देख लो, 4 सीटें सपा जीत कर आई थी। 2014 में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, 2 सीटें, और 2019 में भी सपा कुछ हद तक अच्छा परफॉर्म कर पाई। ये आप जो गिना रहे हैं ये वो उस दौर की बात है जब एनसीपी और कांग्रेस मिल करके भी चुनाव नहीं लड़ी है। बाद में सरकार बनाने के लिए जरूर एक हुई, लेकिन चुनाव अलग अलग लड़े। जी, अभी नवीन आप देखिए, आपने देखा भी होगा, अखिलेश यादव जो महाराष्ट्र में एक्टिव हुए और जहां उन्होंने रैलियां की, मालेगांव सेंट्रल सीट और धुले सीट, ये दोनों सीट एआईएमआईएम का गढ़ मानी जाती रही है महाराष्ट्र में, खासकर एआईएमआईएम के विधायक भी है वहां से। तो अखिलेश की सभा में मुसलमानों का मतलब तांता लग गया था। हमने देखा भी मालेगांव। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश जो है वो सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है जी। और सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जी जो बहुतायत आबादी है मुसलमानों की, वो जो है समाजवादी पार्टी की तरफ है जी। मुसलमानों की आबादी वहां 20 से लेके 25% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, और वो मुसलमान कई राज्यों में उनके माइग्रेट होकर महाराष्ट्र, जी हाँ, महाराष्ट्र में भी है। और वो एक मैसेज पूरे देश में देता है कि उनकी पार्टी या उनकी विचारधारा की पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है, या अखिलेश यादव उनके नेता है। जैसे आप बंगाल की तरफ जाएंगे तो ममता बनर्जी पर बहुत ज्यादा भरोसा है, बिहार में आएंगे तो लालू यादव पर बहुत ज्यादा भरोसा है। तो उत्तर प्रदेश की जो बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, और जो भी नेता वहां विधायक बने हैं वो उनका भी बैकग्राउंड आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का ही है, और इसीलिए जो है समाजवादी पार्टी को वहां पर बेनिफिट मिलता है। मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और समाजवादी मैं इसमें थोड़ी अपनी बात पूरी कर लूं। आप देखिए, वही मैं जिक्र कर रहा था जैसा कि, तो इकरा हसन जो यूपी के कैराना से सांसद चुनी गई है, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आई थी, उनको भी अखिलेश अपनी हर सभा में रख रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के बीच इकरा हसन की पॉपुलैरिटी कितनी है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी चीज, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को कहीं ना कहीं इस बात का डर है या असहज महसूस कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप देख भी रहे थे, ओवैसी के साथ उद्धव ठाकरे की करीबी या गठबंधन की कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या एमवीए में अपने कोटे की सीटें कहीं ओवैसी को नहीं दे देंगे उद्धव, ये तमाम बातें थी। मगर कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट असहज महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर इस बात का है कहीं हमारे साथ जो मुसलमान वोटर अभी चिपके हुए हैं वो ओवैसी के साथ लामबंद ना हो जाएं और आने वाले समय में एआईएमआईएम महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी ना बन जाए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, हाँ। मैं थोड़ा रोकूंगा। मगर अखिलेश जिस तरह से ओवैसी का गेम बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक तरह से इंडिया अलायंस या एमवीए के लिए तो फेवरेबल है कहीं ना कहीं कि अखिलेश को मौका देंगे तो ओवैसी का गेम तो अपने आप बिगड़ जाएगा। देखिए, ओवैसी को लेकर के एक धारणा जो यूपीए को कहें हम या एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए जो पार्टीज है उनके अंदर एक धारणा जो है वो ये है कि ओवैसी जो है वो हमेशा ही मैसेज देते हैं कि बीजेपी का खेल, बीजेपी की बी टीम है, और जो कांग्रेस का या दूसरी पार्टियां जो है विपक्षी पार्टियों खेल बिगाड़ने के लिए वहां पर आते हैं। तो इसमें एनसीपी या कांग्रेस की हम बात करें, उनको लेकर के ओवैसी जो है जरूर परेशान हो सकते हैं, ओवैसी को लेकर के वो लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने आप में जो है खेल बिगाड़ने में बहुत माहिर है। बिल्कुल। अगर समाजवादी पार्टी वहां जाए और वहां चुनाव लड़ती है तो बनस्पत एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी पर ज्यादा भरोसा मुसलमान वहां करते आए हैं जी, और वो जो है उसका बेनिफिट महाविकास अघाड़ी को जरूर मिलेगा। रही बात कांग्रेस और आपने एक बात और की शरद पवार उद्धव ठाकरे की, क्योंकि हमने उद्धव ठाकरे और एआईएमआईएम, उद्धव ठाकरे कभी इतनी बड़ी राजनीतिक भूल नहीं करेंगे कि एआईएमआईएम के साथ में किसी भी तरीके का कोई गठबंधन। मगर नवीन आप देखिए, शिवसेना जिस तरह से 2 धड़ों में बट चुकी है, देखिए शिवसेना 2 धड़ों में बटी जरूर है, और वो इसी बात पर बटी है कि कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। यदि शिवसेना अभी एआईएमआईएम के साथ खड़ी होती है तो शायद एक और धड़ा बट जाए इसके अंदर से। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। ये मतलब ऐसा होगा कि आप खुद ही जो है कुएं की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे गलती करते गलती नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। देखिए, शिवसेना की जो पूरी राजनीति है वो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति है। उसी पेड़ के कई तने बने। बिल्कुल, राज ठाकरे उसी पेड़ से निकले हैं, और बहुत सी पार्टियां जो है, बहुत से विचार उस पेड़ को आप देखेंगे। राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना की अहम भूमिका थी, बाद में जो है बीजेपी ने उस पूरे जो है आंदोलन को लिया, कैप्चर लिया, लेकिन शिवसेना में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो शिवसेना अपने उस जो एक बार उन्होंने ये गलती कर दी कि बीजेपी से हट करके वो कांग्रेस के साथ गए, तो उनको एक बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ा कि एक बड़ा धड़ा पार्टी का
सिर्फ इस नाम पे अलग हो गया कि आपके विचार जो है कांग्रेस के साथ में नहीं मिलते, फिर भी आप उनके साथ अलग। कहा जा रहा था कि वो जो गैप है, वो जो हिंदू वोटर्स छिटक कर जो एकनाथ शिंदे गुट के साथ गए, उस गैप को भरने के लिए मुसलमान वोटर्स की तरफ उद्धव ठाकरे की नजर जा रही है। उद्धव ठाकरे को या महाविकास आघाड़ी को मुसलमान वोटरों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत इसलिए नहीं है, ज्यादा उनकी परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के अलावा वहां शरद पवार हैं, वहां कांग्रेस पार्टी है और बाकी छोटी पार्टियों पर वो भी दाव लगा रहे हैं। तो इसलिए परेशान होने वाली बात जो है वो ज्यादा टेंशन की बात असली में महायुति के लिए है वहां पर, क्योंकि महायुति को वहां कोई अल्टरनेट चाहिए जो कि उन सीटों पर महाविकास आघाड़ी का खेल बिगाड़े। इसलिए वहां पर AIMIM और अन्य पार्टियों के साथ में मेरे ख्याल से इस बार अठावले को भी वो ज्यादा सीटें देंगे पहले से, ऐसा विचार, ऐसी बात सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि टेंशन ज्यादा महायुति में है। महाविकास आघाड़ी के पास इस वक्त जो है खोने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि पिछली बार उनकी सत्ता आई, महाविकास आघाड़ी बना ही नहीं था। बिल्कुल उस बार जो है सबसे ज्यादा सीटें आई बीजेपी की, दूसरे नंबर पर सीटें आई शिवसेना की, उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस की सीटें आई। बाद में ऐसे समीकरण बैठे कि शिवसेना अड़ गई कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, और उसके बाद जो है एक बेमेल अलायंस हुआ। उस बेमेल अलायंस के बाद में 2 साल सरकार चली, फिर अचानक से एकनाथ शिंदे को अलग कर लिया गया। एकनाथ शिंदे अलग हुए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया गया और फिर वो मुख्यमंत्री बने। इस बीच में एक घटना और हुई थी, सरकार बनने से पहले एक दिन के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बने थे रातों रात, सुबह की सुबह उनको शपथ करवा दी थी 8 बजे, और वो सरकार फिर चली गई जल्दी से जल्दी उसी टाइम पर, क्योंकि अजीत पवार पलट गए थे। तो इस पूरे 5 साल के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति में इतने सारे फेरबदल हुए हैं, इतनी सारी चीजें हुई हैं, इतनी बार शपथ ग्रहण हुआ है कि जनता जो है इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। अब जनता को चाहिए कि वो एक ऐसा अलायंस चुने, एक ऐसी सरकार चुने जो पूरे 5 साल तक इस राज्य को लेके जाए। वो बार बार ये फेस देखना नहीं चाहती है कि सुबह एक मुख्यमंत्री है, शाम को दूसरा मुख्यमंत्री है, फिर उसके बाद 2 साल एक मुख्यमंत्री रहता है, फिर अचानक से दोनों पार्टियां बदल जाती है, और एक ऐसी पार्टी बदलती है जो महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी रही है। दोनों पार्टी शिवसेना और एनसीपी दोनों महाराष्ट्र की अपनी पार्टियां हैं। तो जनता, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जनता कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति जो है उससे उब चुकी है महाराष्ट्र की। जी देखिए, मुझे आप इसका ट्रेलर देखेंगे लोकसभा चुनाव के नतीजों में, उसमें देखेंगे आप कि एनसीपी के कितने आए सांसद। बिल्कुल एनसीपी अजीत पवार गुट काफी अच्छा परफॉर्म किया, अजीत पवार गुट का एक सीट आई और शरद पवार गुट की ज्यादा सीटें आई, और कांग्रेस सबसे बड़ा, शिवसेना उद्धव गुट की भी सीटें ज्यादा आई, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 13 पार्टी बन गई। तो इसलिए परफॉर्मेंस उनका ज्यादा अच्छा रहा। तो यानी महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है कि हम जो है एक अलग सरकार देखना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बगावत वाली राजनीति जो हुई है इसके खिलाफ वहां पर जनता ने मन बना रखा है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम बाहर से कुछ नहीं कह सकते, नतीजे कुछ और भी आ सकते हैं। हरियाणा में वही उलट हो गया बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महायुति पूरी महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से इस बार तैयार और कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जिस प्रकार से आज जो फैसला हुआ वो एक स्वागत योग्य फैसला है, और कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है और दोनों पार्टियों ने भी इस बड़प्पन को जो है स्वीकार किया है। तो देखिए दोस्तों, यही चर्चा हम तमाम पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में आखिर सीट बंटवारे का फॉर्मूला कब तय होगा। और चूंकि चुनाव होने हैं 20 नवंबर को, एक ही चरण में चुनाव होना है और महज अब 1 महीने से भी कम वक्त शेष रह गया है, तो कैंडिडेट्स को भी तैयारियों का मौका चाहिए होता है, प्रिपरेशन का मौका चाहिए होता है। तो अब जैसे जैसे महाविकास आघाड़ी में लिस्ट सामने आएगी, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, तो उम्मीदवार भी अब चुनावी ग्राउंड में उतरेंगे, लोगों से जनसंपर्क बढ़ाएंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। महाविकास आघाड़ी की तैयारियों पर हमारी खास नजर रहने वाली है, लेकिन महायुति पर भी खास नजर रहेगी। महायुति में भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है नवीन, और बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ चुनाव लड़ने वाली है। एकनाथ शिंदे गुट, अभी बीजेपी ने 99 सीटों पर चुनाव उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। बीते दिन एकनाथ शिंदे गुट ने भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसके अलावा देखने वाली बात होगी कि और राज ठाकरे एमएनएस ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हाँ, AIMIM की लिस्ट पर भी नजर रहेगी, और सपा को क्या कुछ मिलता है इस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन अगले एपिसोड में तमाम चर्चाओं के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। आप सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार।